हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें टोटल 3-4 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा पेज में क्वेश्चन ही आ गया है। तो सर सॉल्व कहाँ करेंगे? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और क्लास 10 का जो भी वीडियो आपको देखना है, जैसे 3.5 का 1 नंबर से अगर आपको वीडियो देखना है तो सारा वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि निम्न समस्याओं में, जो भी आपको समस्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है, और उनके हल को किस विधि से सॉल्व करना है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि वज्र गुणन विधि से मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, ये था आपका 4 नंबर का। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि एक भाग जो है वो नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी कि खाने का कुछ कैंटीन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। जब एक विद्यार्थी ए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो वो कितना पैसा देता है? 1000 छात्रावास के लिए व्यय के अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, उससे लेने पड़ते हैं। अगर वो एक कोई विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है तो वो 1000 रुपये दे रहा है। ये आपका पहला समीकरण बनेगा। और दूसरा समीकरण बनेगा, जबकि एक विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिदिन कितना पैसा लग रहा है, और एक साथ अगर लेंगे यानी कि 20 दिन का खर्चा कितना हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले जो पहला इक्वेशन बनेगा, ए जो है वो 20 दिन भोजन कर रहा है, वो 1000 रुपया दे रहा है, और बी जो है वो 26 दिन भोजन कर रहा है, तो वो 180 रुपया दे रहा है। तो आपको यहाँ से नियत किराया, नियत भाड़ा और प्रतिदिन का भोजन का कितना खर्चा लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नियत व्यय और भोजन का जो खर्च है उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे लिखिएगा माना, बस क्वेश्चन में आपका इतना ही था। क्वेश्चन में आपका इतना है, तो जो जो पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, माना नियत व्यय, तो नियत व्यय को मान लेते हैं 100 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का जो खर्च है, इसका खर्च कितना है? वाई है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले विद्यार्थी ए के लिए अगर हम लोग ए के लिए अगर बात करें तो क्या होगा कि भोजन लेने की अवधि, ठीक है, मतलब कितना दिन वो भोजन ले रहा है ए, तो भोजन लेने का अवधि जो है वो है आपका 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन में क्या कर रहा है वो? 20 दिन में भोजन ले रहा है, यानी कि कितना खर्च कर रहा है? 20 × y खर्च कर रहा होगा। अगर 20 दिन आप भोजन लीजिएगा तो आपको पैसा कितना देना होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे नियत व्यय जो है वो x है, और प्रतिदिन भोजन का जो खर्च है y है। तो अगर आप 20 दिन भोजन लीजिएगा, क्योंकि भोजन का रेट तो नहीं पता, भोजन का रेट को जो खर्च हो रहा है उसको y माने हैं, तो आपको 20 से 20 गुना y लिखना होगा। तो लिखिएगा 20 दिन का भोजन का खर्च, तो 20 दिन का भोजन का खर्च आ जाएगा 20 गुना y रुपया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? शर्त के अनुसार, अब यहां पे लिखिएगा, चूंकि शर्त के अनुसार, अब शर्त के अनुसार हम लोग आते हैं। तो जो ए है वो क्या कर रहा है? 20 दिन भोजन ले रहा है, तो पैसा कितना दे रहा है? वो 1000 दे रहा है, यानी कि नियत प्लस 20 दिन का खर्चा मिला के वो 1000 रुपया दे रहा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन आपका हो जाएगा। तो शर्त के अनुसार क्या है? नियत जो उसका भाग है ना, नियत जो पैसा, यानी कि वो नियत को क्या माने हैं? नियत का जो व्यय है उसको माने हैं x प्लस 20y इज इक्वल टू, दोनों मिला के वो 1000 रुपया दे रहा है। ये पहला कंडीशन। अब ये आ गया आपका विद्यार्थी जो है बी, विद्यार्थी बी के लिए वो क्या कर रहा है कि भोजन लेने की जो अवधि है उसका, यानी कि वो कितना दिन भोजन ले रहा है?
26 दिन वो भोजन ले रहा है, बी नंबर जो बी विद्यार्थी है, तो अगर वो 26 दिन भोजन ले रहा है तो पैसा कितना देगा? तो के 26 दिन के भोजन का खर्च, तो 26 दिन के भोजन का खर्च आ जाएगा 26 गुना वाई। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या करेंगे, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, तो शर्त के अनुसार हो जाएगा आपका x प्लस 26y। अब ये कितना पैसा चुका रहा है? 1180 रुपये ये चुका रहा है। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि द्वारा, बस यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण इस 1000 को इधर लेके आ जाइए, यानी कि x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। ठीक है, और आपका है यहाँ पे x प्लस 26y, 1180 को इधर लेके आ जाइए तो माइनस 1180 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको मानना पड़ेगा a1, चूंकि पहला इक्वेशन से a1 आपका है 1, b1 है आपका 20 और c1 है आपका माइनस का 1000। उसी तरीके से जब हम लोग सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा हम लोग का 26 और c2 हो जाएगा माइनस का 1180। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला को मैं एक बार यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए, तो फॉर्मूला होता है आपका x अपॉन, जब x का बात करते हैं तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि b1c2 माइनस b2c1 बराबर, जब y को लेते हैं देखिएगा, यानी कि इस चीज़ को तो नहीं लेंगे हम लोग, तो y को जब लेते हैं पहले इससे करते हैं, यानी कि a2c1 माइनस a1c2 बराबर, जब हम लोग कांस्टेंट को लेंगे तो क्या करेंगे, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू को रख देंगे, तो मेरा x और y का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे करिएगा फटाफट, आप लोग देखते चलिएगा, x अपॉन b1 का वैल्यू रखते चलिए 20 गुना माइनस का आपका c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1180 माइनस, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ रहा है, ध्यान से रखिएगा, माइनस b2 का है आपका 26 इंटू माइनस का c1 क्या है 1000। ठीक है, बराबर y अपॉन a2 इंटू c1, तो a2 इंटू c1, ठीक है, a2 ये c1 हो गया, a2 हो गया, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1180 गुना 1 बराबर, जब कांस्टेंट को ले लेंगे तो 1 बटा कांस्टेंट में क्या आ जाएगा a1b2, तो a1b2 1 गुना 26 माइनस 1 गुना 20। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट से। तो x अपॉन, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस 20 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 23600 माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 26,000 बराबर। ठीक है, ये आपका इसी पार्ट का है, पहला पार्ट का है ये वाला। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। y अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1000, अब माइनस और माइनस प्लस आ गया, एक को इससे गुना करेंगे तो यही होगा 1180 बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 26 माइनस 20। ठीक है, चलिए तो अब आ जाएगा x अपॉन प्लस और माइनस माइनस, जब आप प्लस माइनस करिएगा इसमें तो आपका आ जाएगा 2400 बराबर y अपॉन आ जाएगा, यहाँ से माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, 1800 आ जाएगा आपका, इसमें देखिएगा यहाँ पे 180 होगा, सॉरी, इक्वल टू यहाँ से 1 अपॉन 1 बाई कितना हो जाएगा 6, 1/6। अब x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, एक बार y को इसके साथ सॉल्व कर लीजिए तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ना x अपॉन 2400 बराबर 1/6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर आ गया 2400/6, तो 6 कम 6, 6 चौके 24 यानी कि 400, तो x बराबर आ गया आपका 400। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, y बाई 180 बराबर 1/6, तो इसको उधर भेज दीजिए, यानी कि y बराबर आ गया 180/6, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो y बराबर आ गया आपका 30। ठीक है, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, ये आ गया y का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इस प्रकार
x इज इक्वल टू आ गया आपका 400 और आपका आ गया y बराबर 30। तो x किसको माने थे हम लोग? x माने थे हम लोग नियत, क्या नियत खर्च को माने थे, है ना, कि यहाँ पे पैसा कितना लग रहा था, नियत खर्च। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः नियत खर्च, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा आपका 400 रुपया और प्रतिदिन खाने का खर्च, ठीक है, प्रतिदिन खाने का जो खर्च आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, मैंने आपको 3 बोल दिया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 तब हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है कि भिन्न क्या होता है, क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को देखिए, कोई जो भिन्न है वो नहीं दिया गया है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आप पढ़े थे ना कि 4 नंबर में क्या करना है आपको, वज्र गुणन विधि से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भिन्न का जो अंश होगा वो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और भिन्न का हर जो होगा वो क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो चूंकि भिन्न जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका x/y, ठीक है। अब कंडीशन 1 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन 1 में क्या बोला जा रहा है, एक भिन्न जो है वो 1/3 तब हो जाती है जब उसमें क्या किया जा रहा है, जब उसमें अंश से 1 घटा लिया जाता है। तो चलिए, भिन्न क्या है हम लोग के पास, x/y है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश में अगर 1 घटा दे रहे हैं तो वो भिन्न बन जा रहा है आपका 1/3। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 3 को इससे गुना कर लीजिए, तो x - y बराबर, यहाँ से y को 1 से गुना कर लीजिए तो y, तो यहाँ से 3 को x से गुना करेंगे तो 3x - 3 इज इक्वल टू y। तो एक काम करिए, आप सारा चीज़ को इधर लेके आ जाइए, यानी कि 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्थिति 2 को। अगर हम लोग देखें स्थिति 2 को, तो स्थिति 2 को अगर देखें, स्थिति 2 में क्या बोला जा रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हर में क्या कर, देखिए, ओ सॉरी, क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा ना। देखिए, हर में कंडीशन 2 जो बोला जा रहा है, और वह 1/4 तब हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो भिन्न आपके पास है x/y, और आपको बोला जा रहा है कि हर में 8 जोड़ देने पे आपको कितना बन जा रहा है, वो 1/4 हो जा रहा है। तो अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 4x बराबर, इसको इससे गुना कर लेंगे तो y + 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 4x - y, इसको भी उधर भेज दीजिए, -8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया समीकरण 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखिए, इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0, और जो आपका सेकंड इक्वेशन है 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या आ जाएगा पहला इक्वेशन से 3, b1 आ जाएगा आपका -1, और c1 आ जाएगा आपका -3। a2 क्या आ जाएगा 4, b2 क्या आ जाएगा -1, और c2 क्या आ जाएगा आपका -8। अब फॉर्मूला को मैं फिर से लिख रहा हूँ, आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपका होता है, जब x का बात करेंगे, यानी कि y का टर्म इसमें नहीं आएगा, मतलब x का टर्म तो नहीं आएगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, y का जब बात करते हैं तब आपको ध्यान देना है कि b का टर्म सबसे पहले नहीं आएगा, और पहला जो टर्म होता है वो a2 से स्टार्ट करते हैं, a2 c1 माइनस a1 c2
इज इक्वल टू 1 ठीक है 1 यानी कि कांस्टेंट का जब बात करेंगे तो a1b2 माइनस a2b1 ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे x अपॉन b1 इंटू C2, तो b1 का वैल्यू -1 इंटू माइनस का 8, देखते चलिए आप लोग, -1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू y क्या है आपका a2 C1, a2 क्या है आपका 4 इंटू C1 क्या है माइनस का 3, यानी कि 4 इंटू -3 माइनस a1 क्या है 3 इंटू C2 क्या है माइनस का 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a1 यानी कि 3 इंटू माइनस का 1 माइनस a2 क्या है 4 इंटू माइनस का 1 ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका हो जाएगा फटाफट से आंसर आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 8 एकम 8, यहाँ पे 8 हो गया, माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 3 बराबर y अपॉन 4 तिया 12 यानी कि माइनस का 12 माइनस और माइनस प्लस 8 तिया आ जाएगा आपका 24 बराबर 1 बटा माइनस का 3 माइनस और माइनस प्लस आ गया आपका यहाँ से 4। तो अब देखिए x अपॉन 8 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 बराबर y अपॉन प्लस और माइनस क्या आएगा -12, 24 में से जब 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस और माइनस 4 में से 3 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1। अब आप एक बार x को क्या करिए, इससे इक्वेट कर दीजिए, एक बार y को इससे इक्वेट कर दीजिए। तो जब आप x को इससे इक्वेट करिएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो जो आपका भिन्न बनेगा आप लिखिएगा भिन्न बराबर x अपॉन वाई था, यानी कि आप लिखिएगा 5/12 ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। और इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन है ठीक है, इसमें आपका अभी 3 क्वेश्चन और है, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।